हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिस्टम रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चाहे इसमें 2 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं या मल्टीपल चार्जेस हैं। अगर हमें एक सिस्टम फॉर्म करना है मल्टीपल चार्जेस का इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे करेंगे, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल ये कैसे करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम आपको सारी चीजें आज बहुत डिटेल में और आराम से समझाने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से। तो बढ़िया से समझना, आपके दिमाग में एक एक बात आराम से बैठेगी, टेंशन मत लेना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सेशन के और आने वाले सभी सेशंस के पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल हमने बना के रखा है अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाएं और सर्च कर लें अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा जिसपे आपको जो पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराते रहेंगे, जिसमें जो कि आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वन शॉट वीडियोस होंगे, तो सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऑल्दो टेलीग्राम चैनल की वर्क नहीं करती है, तो आप मैनुअली टेलीग्राम पे जाकर के नाम से सर्च कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन को हिट नहीं किया, घंटी जो सब्सक्राइब के पास में उसको नहीं प्रेस किया है, तो अभी इसको जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। अदरवाइज आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस डेफिनेटली हो जाएंगी। और हाँ, जो सभी लेक्चर्स पूरे 12th का सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूं इस चैनल पे, और आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो इन सभी लेक्चर्स की जो लिंक है वो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो लेक्चर नंबर बाय अभिषेक साहू लिख के सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर पहले तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अभी समझना है इसको ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि एक बार कहानी शुरू हो जाएगी तो आपको फील आना चाहिए कि हाँ सर हम ये कर रहे हैं, इसलिए हमारे ये स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक जो सिस्टम है हमारे पास मल्टीपल चार्जेस का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम डेरिवेशंस करेंगे। पहले 2 चार्जेस के लिए, देन तीसरे चार्ज के लिए, देन n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। लेकिन उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार क्या होती है। तो देखिए जरा, आप ये मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी का एक स्टोर्ड फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी आप ये जानते हैं इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमेशा याद रखिए कि जो एनर्जी जो होती है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। किसी इंडिविजुअल बॉडी के पास एनर्जी नहीं होती है, एक पूरा सिस्टम होता है, उसके पास एक कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो अब हमेशा याद रखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मैं आपको समझाता हूं अभी एक एक शब्द को। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं, और इसकी पहचान भी क्या है ये भी जान लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से एक मास मैंने अटैच करके रखा हुआ है, और ये मैंने यहां से स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। ठीक, अब आप ये देखो कि अगर मैं इस मास को यहां से प्रेस करता हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, और प्रेस करते 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 मैं इस स्प्रिंग को यहां पे मैंने इसको ऐसे दबा दिया, बिल्कुल, और ये जो मास है ये यहां पे इस तरीके से आ गया। तो अब आप ये बताओ कि अगर मैंने इसको इतना प्रेस किया है तो मुझे बहुत वर्क करना पड़ा होगा। अब ये बहुत वर्क किया है, अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो दैट मींस मेरे द्वारा जो वर्क किया गया वो वर्क कहां गया, तो वर्क एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम में स्टोर हो गया।
और इस एनर्जी को, इस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वो तो चलो सर ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि सिस्टम में एक्चुअल में जो मेरा वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है? तो पोटेंशियल एनर्जी की पहचान ये होती है कि जैसे ही आप उस सिस्टम को रिलीज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वो जो भी एनर्जी स्टोर थी ना, वो उसके बदले में आपको वर्क करके देगा। जैसे कि मैंने इसको दबा के रखा हुआ था, जब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, जैसे ही मैं इसको, इस सिस्टम को छोड़ूंगा, आप ये देखेंगे ये जो मास है ये बहुत स्पीड से इस साइड आएगा, हाँ यहां आएगा और उसके बाद यहां जाएगा। दैट मीन्स ये ऑसिलेशन करने लगेगा। ये ऑसिलेशन कैसे किया? तो ऑसिलेशन ये ऐसे किया कि भाई जो मेरा वर्क था वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर जैसे ही मैंने इसको छोड़ा उसी एनर्जी कारण ये ऑसिलेशन करने लगा। लेकिन जरा ये सोचो कि मैं मास को पकड़े रहा हूं यहां पे, लेकिन मैं ये वाले एंड को जो फिक्स था ना उसको छोड़ दूं, तो क्या होगा? अब ये साइड को ऑसिलेट करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? सिस्टम की। ऐसा नहीं कि अकेले इस मास की प्रॉपर्टी हुई। बात समझे? तो जो भी हम वर्क करते हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अच्छा आगे हम बढ़ेंगे। और जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक चार्ज है, अभी हम आ जाते हैं कि भाई चार्जेस में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टू चार्जेस, इन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, यहीं से मैं हेडिंग को आगे बढ़ाते चला जाऊंगा। ठीक, चलिए अभी देखो जरा। तो अभी तक आप इतना तो समझे कि जब तक मैं वर्क नहीं करूंगा तब तक एनर्जी, मतलब मेरा वर्क एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मींस एनर्जी अगर चाहिए तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप ये बताओ कि सबसे पहले क्या है कि भाई दो चार्जेस का हम एक सिस्टम बनाना है, तो पहले हमारे पास एक चार्ज तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हम एक चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आए। ठीक, तो हम सबसे पहले यहां पर कंसीडर करेंगे कि भाई यहां पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, खाली है, और अब इस खाली जगह पे हम दो चार्जेस का सिस्टम बनाना चाहते हैं। कंसीडर देयर इज नो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई हमने कंसीडर कर लिया कि यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो चार्ज हम लेकर के आने वाले हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो हमें भी उस चार्ज को आगे बढ़ाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। समझे? चलिए, तो मैंने क्या किया कि एक चार्ज को इंफिनिटी से लेके आया। ठीक, नाउ वी ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। समझ रहे हैं एक बात को? तो हमने क्या किया कि भाई इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आए और इस चार्ज को यहां पे पॉइंट P पे जाकर के रख दिया, और इस चार्ज का नाम क्या दे दिया? इस चार्ज का नाम दे देते हैं Q1। चलिए, तो मैं यहां पर इस चार्ज Q1 को रख देता हूं और मैंने कहा कि भाई ये हो गया पॉइंट P पर। ठीक, चलिए अभी आप ये बताओ मुझे कुछ वर्क करना पड़ा क्या? आंसर इज नहीं। वर्क कब करना पड़ता है? जब मुझे कोई रोके। जैसे इस स्प्रिंग में जब यहां पे मैं इसको धक्का दे रहा था तो स्प्रिंग मुझे रोक रही थी, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा। समझे? तभी तो मेरा वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। अदरवाइज यहां पे देखिए, यहां पर जब मैं इस चार्ज को लेके आया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई चार्ज नहीं था, तो मुझ पर फोर्स किसी ने लगाया? आंसर इज नहीं। जब फोर्स नहीं लगाया तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ा। तो ये वाले केस में अगर मैं वर्क देखूंगा तो यहां पे W1 कितना? W1 0 हो जाएगा। बात समझ गए? बिकॉज आई डिडंट अप्लाई एनी फोर्स। चलिए नाउ अभी आप देखेंगे, नाउ क्योंकि हमें दो चार्ज सिस्टम बनाना है ना, नाउ वी ब्रिंग सेकेंड चार्ज या नाउ वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी। चलिए अभी आप भी देखो, ये P पॉइंट पे ये Q1 चार्ज रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि इंफिनिटी से एक चार्ज और लेके आया और मैंने इसको रख दिया इस जगह पे, और इस जगह का नाम दे दिया Q2। और ये जो Q2 है ना, तो ये देखो Q1 और Q2 के बीच में, चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा दिखाऊंगा, तो Q1
और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे दिया R12। क्लियर हुआ? नाउ तो मैंने Q2 जब लेके आया, अब सुनो, अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से कि जब मैं Q2 लेकर के आया तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। वर्क मैंने किया, हां किया, बिल्कुल किया। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, लेकिन किसने मुझे रोका? जब मैं Q2 को लेके आ रहा था तो मुझ पे फोर्स कौन लगा रहा था? आंसर इज Q1 लगा रहा था। कौन लगा रहा था? Q1। तो मुझे वर्क करना पड़ा, दैट मीन्स मुझे वर्क करना पड़ा इस Q2 चार्ज को लाने में अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1। मतलब आप ये देखें, जब W1 जब Q1 को लेके आया था तो पहले कुछ नहीं था, लेकिन Q2 को लेके आया तो ऑलरेडी Q1 रखा था। और जब ऑलरेडी Q1 रखा था तो भाई आप ये देखेंगे मुझे इस Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल का मतलब आसान भाषा में आप ये समझिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर उस चार्ज की ताकत, समझे? बात समझ में आ रही है? तो Q1 का जो पोटेंशियल है, जिसका नाम हमने V1 कहा, तो Q1 के पोटेंशियल मतलब Q1 की ताकत के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इस Q2 चार्ज को लाने में। और ये फॉर्मूला कहां से बना? तो ये फॉर्मूला यहां से बना, होता है V इज इक्वल टू W अपॉन टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेके आते हैं उस चार्ज को यहां पे रखते हैं, तो W का फॉर्मूला यहां से बन गया। तो बताओ जरा, तो W का फॉर्मूला W2 का फॉर्मूला बन जाएगा? हां सर बिल्कुल बन जाएगा। अभी आप ये देखो W2 इज इक्वल टू, बताओ जरा, Q2 की जगह Q2 लिख दिया, ठीक है। अब V1 का फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो क्या बनेगा? K मतलब ये देखो Q1 के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है उसी को मैंने नाम दिया ना, तो देखो Q1 अपॉन ये Q1 Q2 यहां पे लेके आया हूं मैं। तो आप यहां पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है Q1 से, तो आपने कहा ये डिस्टेंस तो है R12। तो आप ये देखिए W2 की वैल्यू क्या आ गई? W2 की वैल्यू को सीधी करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए जरा, क्या मैं W2 को ऐसे लिख सकता हूं? चलो मैं येलो से लिख देता हूं, पहले ही मैंने येलो से लिखा था। तो W2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। अगर इनके बीच की डिस्टेंस सिंपल R है तो मैं R लिखूंगा, ठीक, मुझे कोई झंझट नहीं पालना, लेकिन मुझे इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ R12। चलिए, तो आप ये देखो, अगर मैं बात करूंगा कि सिर्फ मुझे एनर्जी चाहिए फॉर टू सिस्टम, ठीक, मतलब टू चार्जेस, तो आप यहां लिखेंगे टोटल वर्क, ठीक, क्योंकि जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं लिखा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। गॉट इट गाइज? चलिए, आपका एक कमेंट, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको कमेंट आता है तो बहुत खुशी होती है और ये पता पड़ता है कि अगर मेरी वीडियो एक स्टूडेंट तक भी पहुंच पाई ना, उसके पूरे काम आ पाई, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप जरूर कमेंट करो, अगर आप उस एक स्टूडेंट में से हो तो आपका कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। और हाँ, करो, कमेंट करो, ठीक है। चलिए, W इज इक्वल टू W1। तो बताओ जरा, क्या मुझे पहले और वर्क करना पड़ा? आंसर है मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्या मुझे दूसरी और वर्क करना पड़ा? हाँ, तो K Q1 Q2 अपॉन R12। तो अगर मैं देखूं कि भाई कितना वर्क हो गया, तो ओवरऑल K Q1 Q2 अपॉन R12 मतलब पहले और दूसरे चार्ज के बीच की डिस्टेंस। आप इस R12 को सिंपल क्या लिख सकते हो? R भी लिख सकते हो। ऑल उस पर कुछ छोटी छोटी बातें मुझे करनी है, अभी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहां पर और चीजों को समझते हैं, ठीक। अभी मैं बात करूंगा अगर मुझे थर्ड चार्ज, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये डेरिवेशन दूसरा नहीं, इसी का आगे वाला पॉइंट है। आगे वाला पॉइंट है तो ऐसा नहीं बोला सर नया डेरिवेशन स्टार्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये इसी का आगे वाला पॉइंट है। हाँ, तो आप यहां पर फर्दर हेडिंग बना लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम बार बार थोड़ा सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस सिस्टम। अभी आप यहां पे समझो कि 3 चार्ज सिस्टम की एनर्जी बनानी है। तो अब देखो, लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास पहले जो चार्ज Q1 रखा था ये इस पॉइंट पे था, ठीक, चार्ज Q2 यहां रखा था। अब क्या हुआ कि अब मैं Q3 को भी लेके आ गया। मुझे 3 चार्ज सिस्टम बनाना है, तो अब मैंने क्या किया कि इंफिनिटी से पकड़ा और Q3 को लेके मैं आ गया। Q3 को मैंने यहां रख दिया। तो अभी हम बात करेंगे कि भाई इनके बीच के डिस्टेंसेस क्या क्या हैं। लेट्स से मैंने कहा कि भाई ये देखो, ये Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस थी R12, Q2 और Q3 के बीच को हो जाएगी R23, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं नाम दे दिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं नाम दे दिया R12।
2 सॉरी R13। अभी आप ये देखो कि जब मैं इस Q3 को लेके आया, समझना, तो कौन कौन से चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो Q3 को जब मैं लेके आया तो Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट था और Q2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट था। दैट मींस अगर मैं बात करूं W3 की, तो भाई बताओ मुझे जरा, जब मैं Q3 को लेके आया तो मुझे इस Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, मतलब Q1 की ताकत के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। चलिए प्लस, और जब मैं Q3 को लेके आया तो मुझे Q3 को जब मैं लेके आया तो मुझे Q2 की जो पोटेंशियल है B2 उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। तो इस तरह W3 निकल जाएगा। और आप यहां पर देखेंगे W3 कितना हो जाएगा, तो बताओ जरा। Q3 को मैंने Q3 लिखा, V1 की जगह क्या लिखूंगा, V1 की जगह लिखूंगा K Q1 अपॉन, ये चेक करो Q3 और V1 Q1 के बीच के डिस्टेंस क्या है, क्योंकि V1 मुझे निकालना है ना इस डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगी R13 हो जाएगी। चलिए भाई देखो जरा, अब इसके बाद Q3 V2 की मैं बात करता हूं, V2 की, तो चेक करते हैं जरा V2 मतलब सेकंड वाले चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा K सेकंड वाला चार्ज अपॉन इन दोनों बीच के डिस्टेंस, तो बोले ये हो गया R23। ठीक है, चलिए तो ये हो गया W3 की वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूं तो W3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, आप यहां पर देखो कि K Q1 Q3 अपॉन R13। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए भाई यहां पे प्लस लगाया, इसके बाद K Q2 Q3 अपॉन R23। चलिए तो इस तरह से आपने W3 निकाल दिया। अब अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे टोटल वर्क निकालना है ऑफ सिस्टम, क्योंकि मैं 3 चार्ज हो गए ना अब इसमें, तो यहां पे लिखूंगा टोटल वर्क, क्योंकि जो भी वर्क होगा वही एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो वर्क की वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। तो W इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। चलिए तो आपने देखा कि W इज इक्वल W1 की वैल्यू तो 0 आई है, ठीक है। W2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, आपको ध्यान नहीं मुझे ध्यान है, ठीक है। हाँ जी भाई, अभी देखिए W2 की वैल्यू तो हमने ये लिख दी, W3 की वैल्यू अभी देखो ये आ गई K Q1 Q3 अपॉन R13। चलिए प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। चलिए भाई, तो ये जो है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सिस्टम की जो एनर्जी है 3 चार्जेस में वो इतनी है। अब अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहता हूं मल्टीपल चार्जेस के लिए, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं W इज इक्वल टू, चलो मैं इसी को थोड़ा सा प्रॉपर वे में यहां पे लिख देता हूं। तो ये निकल के आया W इज इक्वल टू, K को मैंने ले लिया कॉमन, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12। चलिए प्लस यहां पे लिखा था Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। क्लियर, गॉट इट। नाउ अभी देखो ये तो हो गया 3 चार्जेस के लिए। अब यहीं पर एक आखिरी स्टेप, सिर्फ आखिरी स्टेप है। देखो करना तो सीखना पड़ेगा ही, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सीखना तो पड़ेगा। हाँ तो प्यार से समझो, कोई दिक्कत है क्या। हाँ जी, चलिए तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पे लिखो फॉर मल्टीपल चार्जेस। अगर n नंबर ऑफ चाहिए तो 3 चार्ज कितने निकाले, अब 4 होंगे तो ऐसे ही बनाते रहोगे क्या, नहीं। तो आप यहां लिखें फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। बोला बहुत सारे चार्जेस अगर हैं तो कैसे काम चलेगा, तो आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, भाई आप यहां पर देखें एक पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो K को हमने बाहर निकाला, अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, समेशन करना, सम करना इन सभी वैल्यू का। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, Q अपॉन, देखो Q1 Q3, तो हमने Q लिख दिया, अपॉन में क्या है R। नाउ अभी देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो पहले नंबर के लिए I, दूसरे नंबर के लिए J, पहले नंबर के लिए I, दूसरे नंबर के लिए J। चलिए अभी आप ये देखो यहां पर, ये देखो अब ये जो I है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। इसी तरह J की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। बोला सर ऐसा कहां है, J की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, J की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही। भाई ये मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये Q1 Q2 Q2 Q1 लिखा हो, है कि नहीं। तो वैल्यूज तो आपको कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 से। लेकिन एट ए टाइम
आई और जे की वैल्यू जब एक साथ लिखी होंगी तो सेम नहीं होंगी। हाँ, कि भाई आई की वैल्यू भी जो है 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या लगाया, आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आप इस तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए जो फॉर्मूला है यह आपने बना दिया। बताइए, आसान था? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, जरूर से बताना। अच्छा, यहां पर मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें लिखूंगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर टू चार्जेस, जो फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या बनाया, W, मतलब जो है वर्क जो निकल के आया वही एनर्जी है, तो मैंने इसको लिखा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, जैसे मान के चलो दो चार्जेस के बीच, ये आपके पास चार्ज Q है, Q1 है, और ये दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है ये R, अगर R12 है तो इसके नीचे R12 लिख दूंगा, और सिंपल R है तो सिंपल R लिख दूंगा। हमेशा याद रखो कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। अगर एक सिंगल चार्ज है तो एनर्जी जीरो होगी, हाँ, और अगर दो चार्ज हैं तो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन साइन कन्वेंशन। तो आप यहां पर देखें कि भाई अगर मेरे पास Q1 और Q2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव आता है, ठीक, तो आप ये देखें नेगेटिव, और नेगेटिव कब होगा, जब ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स जब लग रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, इसी चीज को हम और क्या बोलेंगे, नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा Q1 Q2 की जो वैल्यू है ये छोटी है जीरो से, नेगेटिव मतलब ये होता है, ठीक। चलिए, तो इस वाले केस में नेगेटिव एनर्जी, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है अगर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, U इज इक्वल टू कैसा हो गया, नेगेटिव। चलिए, और अगर Q1 Q2 की वैल्यू यहां पर जो है जीरो से, या मैं कहूं पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगी, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब इन दोनों बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे। रिपल्सिव फोर्स वाले केस में आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई Q1 Q2 ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसकी जो वैल्यू, दैट मींस अगर इन दोनों की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव वैल्यू यानी जीरो से बड़ी होगी, तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा हो, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, ये आपकी पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैंने आपको यहां पे बताया कि ये तीन चार्जेस कैसे बनते हैं, अगर मैंने आपको ये बता दिया तो ये फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला बन गया, यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक। चलिए, तो आपको बस एक बात याद रखनी है, तीन बार क्यों ही लिखना है इसको, आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो भी, मैं एक मिनट मैं सोच रहा हूं पहले क्या ही कह रहा था, Q1 Q3 अपॉन R13, और हाँ जी भाई याद आ गया मुझे, Q2 Q3 अपॉन R23। आपको ये एक बात याद रखनी है कि इस फॉर्मूले में, जैसे हमारी ये जो डिस्टेंस है, अगर आपसे कह दिया कि एक आपको स्क्वायर फॉर्म करना है जिसके हर एक पॉइंट पे आपको चार्ज Q रखना है, तो बना दोगे? हाँ बिल्कुल बना देंगे। ऐसी प्रोसीजर चलेगा कि पहले चार्ज Q हो गया, फिर दूसरा चार्ज लेके आए, फिर तीसरा चार्ज लेके आए, फिर चौथा चार्ज लेके आए। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे हमने ये करके दिखा दिया ना, तो ये एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा आपके, ठीक। चलिए, तो अभी यहां पर एक और जरूरी बात जो लास्ट होगी, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक। चलिए, अभी आप यहां पे देखो, उसके बाद हाँ अभी काफी सारी चीजें रह गई हैं, जैसे कि समझो, मान के चलो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं द एनर्जी required to separate two charges is equal to energy given to them to form earlier system, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास
ये यहां पर देखें कि अगर मेरे पास जो है ये Q1 और Q2 ये हैं, Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, ठीक। और अगर मुझे ना यहां पर इन दोनों की अभी एनर्जी जैसे मान के चलो -7 जूल है, तो अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो यहां पर आपको टू सेपरेट, अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मुझे इनको +7 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। +7 जूल एनर्जी शुड बी गिवन। ये एक जरूरी पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो रही है? चलिए, अभी ये तो हो गया, बोला सर अब तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि एकाध केस ऐसा, अब आप आसानी समझ जाओगे, एकाध नहीं, एक 100% केस बनता ही है, जो कि होता है कि सिस्टम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। चलिए, कितने मिनट की वीडियो हो रही है अपनी? हाँ जी भाई, 25 मिनट्स, कोई ज्यादा नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहां पर हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो पूछे जाते हैं। देखो, आप जो है ना इस वीडियो का जो अभी तक का 20-25 मिनट का पार्ट देख गए, इसमें भी आप किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने में कितनी एनर्जी लगी, अरे भाई घटिया ही सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे अभी। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो अभी क्या हुआ था, मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सटर्नल को अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट करूंगा। अभी ये हो रहा था कि जब हम चार्ज Q1 को लेकर के आए थे तो तब वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब वहां कोई भी चार्ज नहीं था, तो हमें Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, W1 हमारा 0 हो गया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार वहां पर पहले से कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, पहले से कोई फील्ड है। तो अब आप क्या करेंगे, लेट्स से यहां पर कोई फील्ड है, तो ये कोई फील्ड है, कोई भी सोर्स चार्ज है, सोर्स की बात नहीं करी कि सोर्स कौन है, तो मैंने कहा भाई ये एक रीजन है, यहां पर फील्ड बन रही है, तो यहां पर लिखेंगे लेट देयर एग्जिस्ट, मतलब पहले से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ऑफ मैग्नीट्यूड ई मैग्नीट्यूड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है। चलिए, अभी देखिए, तो इसके कारण जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, इसके कारण जो पोटेंशियल है वो होगा V1 एंड पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड एट R1 डिस्टेंस या R1 इज V, ठीक। चलिए, तो R1 पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, हमने V मान लिया। चलिए, तो अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आता हूं, चार्ज को, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एक चार्ज को लेकर के आया Q1, तो मुझे इस Q1 को लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मैं बोलूंगा कि जो वर्क मैंने इस बार किया W1, ये वर्क क्या है भाई, W1 जो हुआ ये वर्क हुआ Q1, और जो पोटेंशियल ऑलरेडी था, तो मैंने यहां पे क्या बोला, तो W1 निकल जाएगा Q1 इंटू V। अब इस V की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ सकता हूं। चलिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि हियर वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग ए चार्ज अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है ना? अभी देखिए, अब यहां पे देखेंगे चार्ज, मैं यहां पे चार्ज Q1 लिख देता हूं नाउ। तो अब मान के चलो आप एक और चार्ज लेकर के आए, चलो ये पॉइंट होगा कुछ यहां पे। अब आप जब एक और चार्ज लेके आओगे तो आप कुछ सेकंड चार्ज अब लेके आए इन्फिनिटी से पकड़ के, और आपने इसको रख दिया Q2 पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई R12, ऑलरेडी फील्ड प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब आप जब वर्क करोगे तो आपको किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले तो आपको वर्क करना पड़ेगा इस Q2 को लाने में, आपने जो वर्क किया ये हो जाएगा इस चार्ज Q1 चार्ज के पोटेंशियल V1 के अगेंस्ट, प्लस
Q2 को लाने में आपने वर्क किया जो ऑलरेडी पोटेंशियल प्रेजेंट था उसके अगेंस्ट, तो जो W2 हो जाएगा दैट विल बी Q2 की वैल्यू इंटू V1 की वैल्यू जो कि है KQ1 अपॉन R1। ठीक, चलिए ये V1, हाँ तो R12 मतलब V1 निकाल रहे हो ना Q2 के लिए, तो इन दोनों बीच के डिस्टेंस। चलिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 इंटू V। चलिए तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको टोटल वर्क डन, इसी तरह से आप बनाते चले जाओगे, तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे नाउ, इसके बाद तो ये यहां पर आपने ऐसे लिख दिया, तो लिखिए टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये आप इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या थी Q1 इंटू V, चलिए प्लस W2 की वैल्यू क्या है Q2 इंटू V प्लस यहां पे देखो K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गई वर्क डन की वैल्यू और यही हो गई एनर्जी की वैल्यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम की चीज है ये आपकी। चलिए हो गया नाउ, अभी देखिए यहां पर क्या है, ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, लेकिन जस्ट अभी मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको इसमें कुछ थोड़ा सा इसमें और स्पेसिफिकेशन को तो बढ़वा देना चाहता हूं। जैसे मान के चलो कि मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मतलब ये जो चार्ज है मैंने ऑलरेडी किसी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। हाँ, तो मैं इसको बोल देता हूं कि भाई ये जो है ना, ये पॉइंट है R1, तो इस जगह का जो पोटेंशियल है ना, मैं इसको नाम दे देता हूं R1। ठीक, चलिए इसी तरह से जैसे मैंने इसको नाम दिया कि भाई यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया ये Q2 को हमने वर्क कराया और दूसरे जो पोटेंशियल जहां पे हमने Q2 रखा है ना, वहां पे जो पोटेंशियल होगा उस जगह का हमने नाम दे दिया पोटेंशियल V है, लेकिन किस जगह पे R2 पे। ठीक, चलिए तो ये जो V1 जो पोटेंशियल है ना, ये हो गया आपका। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट पोटेंशियल था, बस मैंने लिख दिया कि ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल Q1 की जगह पे था V और उसकी पोजीशन क्या है R1, ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल V और इस जगह पे उसको दिखाने के लिए हमने क्या लिख दिया R2। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो V अकेले लिखा है ना वो R1 के पास में है और जो V अकेले लिखा है वो R2 के पास में। बस और कुछ भी नहीं करना है, आपको जरूरत पड़ जाएगी आगे, इसलिए मैंने आपको करा दिया, अदरवाइज आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा। ठीक, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि यहाँ का पोटेंशियल V है और मैंने उसको नाम क्या लिखा है R1, फिर यहां का पोटेंशियल भी V है लेकिन उसकी पोजीशन दिखाने के लिए मैंने क्या लिख दिया R2। तो आप यहां पे R2 लगा देंगे, बस और कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सब कुछ ठीक है। चलिए अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्लियर, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट में। चलिए देखिए जरा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इसको जरा समझते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, ये चार्जेस हैं। देखो दो चार्जेस हैं, कह रहा है कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्जेस कहां रखे हैं -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर। तो चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं, ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये -9 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और यहाँ पे ये +9 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो एक्चुअल में चार्जेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, जिसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻² मीटर। ठीक, अच्छा चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रो कूलम, मतलब 7 × 10⁻6 कूलम। ठीक, और Q2 की वैल्यू है माइनस साइन लेके चलना है क्योंकि एनर्जी में साइन आता है, -2 × 10⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बताओ जरा, डायरेक्ट फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U = K Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, U K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू क्या है देखो जरा 7 × 10⁻6। ठीक, चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस का है ना, तो इसका माइनस में आगे लगा, चलो यहाँ पे -2 × 10⁻, ये -6 कूलम। चलिए अपॉन में क्या है R की वैल्यू क्या है 18 × 10⁻²। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 18 लिखा है और 9 × 2 = 18 ये होता है, तो ऊपर बच रहा है 7, ऊपर का बच रहा है 7 बच रहा है और ये 9, ठीक है, -4,
ये माइनस के 10 और ये प्लस का, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ऊपर बचा है 7 और 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6 -4 10 की पावर -10। तो आप ये देखें u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 0.7 जूल। चलिए तो इन दोनों की कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, माइनस का 0.7 जूल। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, हाउ मच वर्क इज डन टू रिक्वायर्ड या हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस। तो भाई बी पार्ट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो जितना आपने दिया उसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं। तो 0.07 जूल, ये देखो हमने यहां पर डिस्कशन किया हुआ था, कहां पे, ये देखो ये पॉइंट मैंने बताया था आपको, इसी क्वेश्चन के लिए बताया था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो इसके सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, सी पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका। सी पार्ट में क्या पूछा हुआ जरा देख लेते हैं। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ए और बी का, या फिर मैं इसको कर दूं थोड़ा सा पास में, ये मैं इसको थोड़ा सा यहां पर छोटा करके, पूरा कवर हो गया क्या, नहीं वेट, तो मैं इसको टच ना कराएंगे अपन। हाँ जी भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। चलिए ना, अभी देखो जरा, बाद में इनलार्ज कर देंगे इसको। चलिए अभी देखो इस पॉइंट पे सी पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो मैंने सी पॉइंट को यहां दिखा देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इतना, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और एक ही वैल्यू दी हुई है ये, व्हाट शुड बी द या व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो दो चार्जेस हैं लेकिन इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर्मूला क्या लगेगा देख के बताओ जरा, W इज इक्वल टू Q1 इंटू V, Q2 इंटू V और K Q1 Q2 अपॉन, मतलब ये, तो W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू Q1 इंटू V मतलब ये V किसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से प्रेजेंट थी उसका पोटेंशियल है। तो मैं इसको बोल दूंगा R1, ये Q1 जो रखा हुआ है वो R1 पे रखा है, प्लस Q2 इंटू V, ये Q2 जो रखा हुआ है ये R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद K Q1 Q2 अपॉन R12, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहां पे आप ये देखें, सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, B इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्टेंस के टर्म्स में पोटेंशियल दिया हो तो हमेशा रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो अगर मैं यहां पे दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r ले रहा हूं तो यहां पे मैं लिख दिया अपॉन में r। तो यहां पे देखो v इज इक्वल टू E इंटू R, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है A अपॉन R स्क्वायर इंटू, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसके बाद R फॉर्मूले का, क्योंकि पोटेंशियल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो यहां से ये कट जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन R, समझे। तो यहां पे जो V की जरूरत पड़ेगी ये मैं इसको लिखूंगा A अपॉन R, लेकिन जो पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट पे होगा उसके लिए लिखूंगा V अपॉन R1, मतलब A अपॉन R1। जो सेकंड पॉइंट पे होगा उसके लिए लिखूंगा A अपॉन R2। ठीक, चलिए इसीलिए हमने यहां पर चेंज किया हुआ था। ठीक, चलिए ना आगे बढ़ जाएंगे। तो U इज इक्वल टू, अब तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना, आंसर निकालना है। तो देखिए, तो Q1 की जगह Q1 और V1 की जगह पर, मतलब ये जो V है इसकी जगह पे लिख दिया A अपॉन R1। चलिए प्लस यहां पे Q2 की जगह Q2 और जो V है मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है सेकंड पॉइंट पे उसको मैं लिख दिया A अपॉन R2। चलिए अब यहां पे देखो, यहां पे ये R1 और R2 समझ रहे हो क्या है, ये R1 R2 देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि जो एक चार्ज है R1 पे रखा हुआ है, R1 पे जो कि है -9, और एक चार्ज रखा हुआ है R2 पे जो कि है +9, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये R जो कि है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इस चीज को आपको समझना है। चलिए, और यहां पे K Q1 Q2 अपॉन R। नाउ अभी आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो मैंने निकाली दी थी अभी, माइनस का 0.7 जूल। तो यहां पे देखो U इज इक्वल टू
Q1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा बताइए जरा। Q1 के प्लेस पे कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये, अच्छा पहले एक काम करते हैं, यहां से A आ जाएगा कॉमन तो निकाल दिया, और Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 ये चलेगा। और यहां पे इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 0.7 जूल, देखो अभी निकाली थी, ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी तो है तो ये निकाली थी इतनी, तो U इज इक्वल टू यहां पे A की वैल्यू रख देते हैं जरा अभी, तो A की वैल्यू कुछ है, हाँ लिख के दिया, A की वैल्यू है 9 इंटू 10⁵, आराम से करेंगे सॉल्व हो जाएगा। Q1 की वैल्यू क्या है जरा बताओ, Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है, तो भाई Q1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर दी तो है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 माइक्रोकूलम, तो 7 10⁻⁻6 अपॉन R1 की वैल्यू, R1 किस पॉइंट पे है, तो ये 9 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.09 या 9 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और देखो Q2 की वैल्यू -2 है कि नहीं, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये है आपके पास 9 और ये सेंटीमीटर है तो ये 10⁻⁻2 इंटू में क्या है माइनस का या -0.7 जूल। अब आप इसको फर्दर देखेंगे तो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ और यहां से ये आप इसको कैंसिल करने के बाद ये आप यहां से इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बाहर देखो कितना क्या आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻, ये 5 लिखा हुआ है, यहां से 10⁻⁻4 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 9 कॉमन आ जाएगा, यहां से 7 - 2 बचेगा और यहां बचेगा माइनस का 0.7 जूल। ठीक, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आप ये देखेंगे U इज इक्वल टू ये 90/9, ये 5 और ये ठीक है, तो 90/9, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो बता देना, 90/9 इंटू में क्या है, इंटू में 5 माइनस का 0.7, तो ये हो जाएगा 10, बहुत सही, तो U इज इक्वल टू ये हो गया आपका 50 माइनस का 0.7, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 49.3 जूल। बताइए जरा, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, चेक करो और अगर करेक्ट आंसर ना हो तो थोड़ा बहुत करेक्शन करके कॉपी में लिख लेना, वैसे मेरे हिसाब से 100% करेक्ट है। बताइए जरा, क्लियर हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, मैं आपको एक हिंट दूंगा और आपके लिए होमवर्क है ये। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए, अगर मैं एक क्वेश्चन को करा दूंगा तो लगभग ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे सेम। ठीक, जैसे कि अपन ने ये 3 चार्जर को कनेक्ट करके रखा, ठीक, अब इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें इसका जवाब। ठीक, थोड़ा सा अगर आप मुझे जवाब लिख के देंगे इसका तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि मान के चलो कि मुझे ना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्क्वायर, या ऐसे लिखूं, सिस्टम ऑफ चार्जेस kept on the vertices of square, each charge is प्लस Q, हर चार्ज की वैल्यू क्या है प्लस Q, तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, Q Q Q Q, निकाल दोगे बिल्कुल निकल जाएगी सर। लेकिन मैं यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करना चाहूंगा कि अगर एक छोटा सा चार्ज हमने इस जगह पे लाके रख दिया, इस जगह पे, और इस चार्ज को नाम दिया Q0, तो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको हिंट दूंगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना आप, ये देखो थोड़ा सा अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आप इसको एक तरह से डीपीपी की प्रॉब्लम समझ सकते हो, अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे, समझे ना। इसलिए खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जो कराए एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो आपको ना सबसे पहले मैं आपको चलो छोटी सी हिंट देता हूं, सबसे पहले आप फर्स्ट चार्ज को लेके आओगे,
कुछ नहीं होगा तो वर्क करना पड़ा 0। सेकंड चार्ज को लेके आओगे, बताओ जरा, तो सेकंड चार्ज को जब आप लेके आओगे तो ये नहीं होगा उस समय, क्यों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये होगा, और आप इसको लेके आ गए। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में किया था, तो भाई W1 प्लस W2 करोगे तो W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू मतलब W2 निकालना है तो K यहाँ पे Q और ये Q अपॉन में आ जाएगा इन दोनों बीच की डिस्टेंस, लेट से इन दोनों बीच की डिस्टेंस हो गई A, ये साइड हो गई A, तो ये आपने निकाल लिया। फिर आप थर्ड वाले को लेके आओगे तो क्या करोगे, थर्ड वाले को लेके आओगे तो इन दोनों के बीच की, तो ये भी पोटेंशियल बनाएगा ये भी, तो क्या करोगे, इन दोनों बीच की डिस्टेंस a है और इन दोनों बीच की डिस्टेंस a√2 हो जाएगी। चलिए, तो इस तरह से आप W1 W2 W3 W4 निकाल के ये आप निकालोगे u, सारे चार्जेस का u निकाल लिया आपने। और जब आप ये Q0, जब आप इस Q0 को इसके सेंटर पे रखोगे तो कैसे रखेंगे, तो अपन कैसे रखेंगे, वर्क डन in bringing Q0 at center। तो जब आप इस Q0 को सेंटर पे लाओगे तब क्या होगा, तो देखो जिस चार्ज को लाते हैं उसको रखा और पोटेंशियल ऑफ ऑल दोज चार्जेस, पोटेंशियल ऑफ ऑल चार्जेस, बस ये आपको करना है, समझे ना। तो आप यहां पर इस तरीके से करेंगे, बोला ये Q0 इसको, और यहां पर इन सभी चार्जेस का पोटेंशियल जो बन रहा है उसको हम यहां पे लिख देंगे। तो सभी चार्जेस का पोटेंशियल कैसे निकाला आपने, तो देखो जरा, इसका पोटेंशियल इसके इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, और ट्राई करना आंसर आपका यहां पर आना चाहिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो अभी हम आज के लिए एक आखिरी टॉपिक, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसको करने वाले हैं। डेरिवेशन अक्सर बच्चे अलग से जो है इसको पूछते हैं, तो डेरिवेशन क्या है भाई, देख लेते हैं जरा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हमेशा आपको कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कि इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी। तो मान के चलो कि मेरे पास एक डाइपोल है, समझो ये डाइपोल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि डाइपोल की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है डाइपोल की, जब वो डाइपोल 90 डिग्री पे रखा हो। कहां रखा हो, 90 डिग्री पे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि व्हेन डाइपोल इज केप्ट एट π/2 या इज केप्ट एट 90 डिग्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं 90 डिग्री कह रहा हूं तो उसका मतलब डाइपोल की एक्सिस के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। देन दिस इज स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डाइपोल in electric field having zero potential energy। बताओ जरा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मैं एक चार्ज जो कि प्लस Q है उसको लेके आता हूं, यहां पे रखता हूं, और एक चार्ज माइनस Q, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में बराबर डिस्टेंस पे लेके आया, तो प्लस के कारण पॉजिटिव वर्क, माइनस के कारण नेगेटिव वर्क। तो आप ये देखेंगे कि मुझे कितना वर्क करना पड़ा, नेट वर्क कितना माना जाएगा, नेट एनर्जी 0 मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं इसको आइडियल पोजीशन मानता हूं। तो मान के चलो कोई भी डाइपोल मैं इस तरह से कंसीडर कर सकता हूं, इस तरह से, लेट से ये यहाँ पे माइनस Q चार्ज हो गया और यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो गया, और ये आप ये देखें कि भाई इस डाइपोल एक्सिस की जो लेंथ है वो 2L हो गई। अब आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको ऐसे घुमाना चाहती है, प्लस पे ऐसे फोर्स लगाना चाहती है, माइनस पे ऐसे फोर्स लगाना चाहती है। लेकिन अगर हम इस डाइपोल को हल्का सा ऐसे एक छोटे से एंगल d थीटा से घुमाते हैं तो फिर क्या होगा, ये अगर मैं इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं तो क्या होगा कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाह रही है और मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूं। तो उस केस में इस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ वर्क किया, मेरा जो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए, अब आप ये समझो, क्योंकि ये है ना, ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू
टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं इसको घुमा रहा हूं तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। लेकिन अब आप ये समझ रहे हो कि भाई यहां पर ना, यहां पर ये एक बार में, क्योंकि देखो एक बार में सिर्फ आप एक ही एंगल की वैल्यू रख सकते हो, तो आप एक बार में पूरा वर्क तो नहीं निकाल सकते, तो आप यहां पे निकालोगे एक बार में छोटा सा वर्क DW, और उसका हम इंटीग्रेशन करते हो। देखो DW इज इक्वल टू क्या, टाउ इनटू छोटा सा एंगल d थीटा, और लिमिट क्या π/2 से लेके यहां पर मैं किसी भी एंगल थीटा तक इसको घुमा सकता हूं। देखो वर्क के लिए अगर मुझे डेरिवेशन करना है, चलिए तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर मैं यहां पे लिमिट ले लेता हूं θ1 से θ2, और बाद में हम ये लिमिट चेंज कर लेंगे, तो θ1 से θ2। चलिए अभी देखो यहां पर मैं लिखूंगा, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं लिखा मैंने इसको टाउ, DW टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है d थीटा। अब जब मुझे निकालना है टोटल वर्क, तो मैं DW का करूंगा इंटीग्रेशन, तो इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा टाउ इंटू d थीटा, लिमिट आ गई θ1 से θ2। अब आप जानते हो कि टॉर्क जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर वो कितना होता है, तो आप यहां पर देखें कि DW इज इक्वल टू, DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो W आ जाएगा, W आ जाएगा। अब इसके बाद देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है, PE sin थीटा, और d थीटा की जगह d थीटा लिखा हुआ है। लिमिट क्या है θ1 से θ2, बताइए W इज इक्वल टू, अभी आप यहां पे देखो कि ये देखो, समझ रहे हो, देखिए जरा, तो ये P और E ये बाहर आ जाएगा। अभी इसके बाद साइन थीटा का होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिमिट है θ1 से θ2। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन होने के बाद पीछे लगा d थीटा हट जाता है, लिमिट जो है यहां पहुंच जाती हैं। तो अगर आप यहां पे देखो W इज इक्वल टू ये आपका PE, और मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1, तो ये अब मैं माइनस को अंदर भेज दूंगा, तो W इज इक्वल टू PE, और ये बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, इतना आ गया। तो अब आप यहां पर देखें कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो वर्क है यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो देखो U इज इक्वल टू या W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड, क्योंकि मैं डायपोल को घुमाऊंगा तब तो एनर्जी स्टोर होगी, तो मैं यहां पे लिखता हूं डायपोल इज डिस्प्लेस्ड। अगर डायपोल को डिस्प्लेस किया गया, इफ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एंगल π/2 टू थीटा, मतलब किसी मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन π/2 से किसी भी अननोन एंगल थीटा तक इसको घुमाया, तो यहां पर जो वर्क होगा ये कितना हो जाएगा PE, और ये cos थीटा की जगह cos π/2 माइनस cos θ2 की जगह cos थीटा, तो ये W इज इक्वल टू PE, और ये cos π/2 की जगह आ जाएगा cos 91 होता है ना, माइनस cos थीटा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई जिसको हमने U से दिखाया, ये कितना हो गया PE 1 माइनस cos थीटा। बताइए जरा, क्लियर हुआ, PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक, चलिए, और इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहां पर ना आप कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखें, जैसे अगर आप एक डायपोल को घुमाओगे तो मैक्सिमम वर्क डन कब और कितना होगा, तो याद रखिए मैक्सिमम वर्क की जब मैं बात करता हूं तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2 माइनस cos θ2। तो मान के चलो कि अगर मैं कहता हूं कि डायपोल को आपने θ1 की वैल्यू 0 डिग्री थी और θ2 की वैल्यू, मतलब आपने अगर 180 डिग्री पर डायपोल को घुमा दिया, तो जो वर्क जो होगा ये मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा आपको। देखिए जरा PE, अगर मैं यहां पे लिखता हूं cos θ1 की जगह cos 0 माइनस, आप ये देखो यहां पे cos θ2 की जगह क्या लिखता हूं, cos 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू, मतलब डायपोल को ऐसे रखा था और उसको ऐसे घुमा दिया, तो PE,
और ये cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ पर आप ये देखें W इज इक्वल टू ये PE हो गया और ये हो गया 2, तो ये वर्क डन हो गया, मैक्सिमम वर्क डन 2PE। ठीक, इसी तरह से हम फॉर्मूले वगैरह बनाते रहते हैं। अब एक आध क्वेश्चन जो है इस पे से कैसे पूछा जाएगा, तो आपको ये घबराना नहीं है कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू दे दी जाएंगी। कैसे, जैसे मान के चलो कि आपको दे दिया गया कि लेट लेंथ ऑफ ए डायपोल एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ ए डायपोल एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर, इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए इसके बाद आपको दिया जा रहा है यहां पे इफ इट इज इनिशियली एट 90 डिग्री कॉमा या फिर ऐसे बोलें इफ इट इज ठीक, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो क्या बोला है कि भाई 60 डिग्री बना ही रहा है ना ऑलरेडी, तो फाइंड द वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री if value of each charge in a dipole is 2 कूलम। ठीक है, बस ये इस तरह से क्वेश्चन मिल गया। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, बस ऐसा ही जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको ऐसा थोड़ा ना कि बहुत बड़ा हुआ मिल गया इसमें, समझे ना। अभी देखो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन में देख लो जरा क्या करेंगे। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, हाँ चलिए, तो अभी ये कितने डिग्री पे है, बोला जो है थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री पे है। अब इसके बाद इसको घुमा के 60 से कितना पहुंचा रहा है, बोला 90 डिग्री पे है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप, और यहाँ पे डायपोल एक्सिस की लेंथ कितनी दी है, 2L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना हो जाए, तो 2L की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। Q की वैल्यू कितनी दी है, देखो जरा 2 कूलम। निकालना क्या है, वर्क निकालना है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चलिए W इज इक्वल टू PE की वैल्यू, P की जगह मैं क्या लिखता हूँ, Q इंटू 2L। चलिए यहां पर E और मिसिंग है तो क्वेश्चन में लिख देना E इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 या 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम। चलिए तो E की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी आपको, तो E की वैल्यू से भी काम बन जाएगा। cos थीटा 1 कितना है, cos 60 माइनस ये कितना है, cos 90। चलिए यहाँ तो घुमाना है, W इज इक्वल टू P की वैल्यू देखो कितनी है, Q की वैल्यू 2L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है ना, तो मैं इसको लिख लूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। E की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर ये 5। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। तो 4000 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से आपसे एज इट इज, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, इस जो डेरिवेशन या टॉपिक से एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना जो हमने आज पढ़ा, या आपको जो एकदम क्लियरिटी हुई होगी इसकी। इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हो पा रही है। ठीक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है ऑल्दो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, लेकिन कई बार लिंक काम नहीं करती है, तो टेलीग्राम चैनल आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से मिल जाएगा। और मैं ये जानता हूं कि
आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखाई पड़ जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं करी है वीडियोस को, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर इन वीडियोस की रीच को बढ़ाएगा और जो काम किया जा रहा है ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा और बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।